Welcome everyone, and this is the chapter number 2 of Honda Electrical Engineering. लास्ट जो चैप्टर नंबर 1 था उसको हमने ऑलमोस्ट 30 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया और उम्मीद यही है कि आपको चैप्टर 1 को सॉल्व करने में समझने में काफ़ी अच्छा फील हुआ होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टिप्स थी ट्रिक्स थी वो हमने डिस्कस की थी. चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, इसे हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ ईएमएफ. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा शुरू में डिटेल में डिस्कस करेंगे. इसकी जो थ्योरी है वो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो हमारा थ्योरी बेस्ड है. इसलिए थ्योरी के ऊपर हम जो है वो टाइम ज़्यादा लगाएंगे और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ जब आएंगे तो एमसीक्यूज़ के ऊपर हम वैसे टाइम नहीं लगाएंगे जैसे हमने चैप्टर 1 में लगाया. ठीक है, सो एक दफ़ा थ्योरी अगर हमें समझ आ जाती है तो फिर उसके बाद उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अटैम्प्ट करने में आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कोई इशू होगा. ठीक है, अगर ज़्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर हुई तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम जस्ट उसको रीड आउट करके उसको ख़त्म कर देंगे. ठीक है, सो चैप्टर 2 का जो स्टार्ट है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि अभी तक हम क्या करते आए हैं. अभी तक हमने एक आइडियल बैटरी जो कि वोल्टेज सोर्स थी, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रही है 10 वोल्ट, हमने ये एज्यूम की थी कि हमारे पास 10 वोल्ट सोर्स है और हमने उसका जो है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको हमने इग्नोर किया था. ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि 10 वोल्ट सोर्स अगर हम एज्यूम कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर हमारे पास एक सर्किट है, एक लूप है, तो उसमें 10 वोल्ट सोर्स अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो जो लोड होगा उसके ऊपर पूरे के पूरे वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे. ठीक है, ये हमने बात की हुई थी. अब इस केस में क्या था कि हमारे पास जितना भी वोल्टेज थे वो सारे के सारे लोड के ऊपर सिर्फ ड्रॉप हो रहे थे, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है वो वहाँ पे हम इग्नोर कर रहे थे. ठीक है, अब ऐसा हो रहा था कि जो इस बैटरी के टर्मिनल, ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरी फॉर एग्जांपल एक बैटरी है तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो उस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज आ रही थी वो सारी की सारी हमारे पास लोड की तरफ जा रही थी. ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर रहे थे कि हमारे पास जो ईएमएफ है वो वोल्टेज सोर्स या फिर वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल है. ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा नहीं होता. ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता. जो रियल वोल्टेज सोर्स या जो रियल बैटरी होती है उसमें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होती है. ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूड करने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये फ़र्क पड़ता है कि पहले अगर हमारे पास जो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज जो इक्वल आ रहे थे, ठीक है, अब वो इक्वल नहीं आएंगे. ठीक है, उसकी वजह क्या है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अब मेरे पास ये जो सर्किट है, ये दोनों सर्किट है, कोई एक सर्किट उठा लेते हैं, हम ये सर्किट उठा लेते हैं. मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो लोड है फ़िलहाल ये 1 ओम का, ये मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ. ठीक है, उस टाइम पे मेरे पास जो अपनी ये जो बैटरी है, जो वोल्टेज है, वो जितनी वोल्टेज होगी उसको मैं कहूँगा कि वो मेरे पास ईएमएफ है. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है, वो पुश जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए हेल्प आउट करती है. ठीक है, सो ईएमएफ जो होगी उस टाइम पे मेरे पास जो वोल्टेज आएगी वो मेरे पास क्या होगी, ईएमएफ होगी. अब वो कैसे आएगी, देखें यहाँ पे ये मैंने इसको ओपन कर लिया. ठीक है, ओपन करने से ये होगा कि मेरे पास इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रेजिस्टेंस से भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, जब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा तो जितने इसके वोल्टेज जो ईएमएफ की जो वोल्टेज होगी 10 वोल्ट, वही मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज भी आ जाएगी. ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब यह है कि जब हमने लोड कनेक्ट नहीं किया तो उस टाइम पे जो वोल्टेज आती है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास ईएमएफ है. ठीक है, अब ऐसे होगा कि जब जैसे ही मैंने उसको लोड से कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, अब ऐसे होगा कि अब यहाँ पे ये जो लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. अब करंट फ्लो करना शुरू जैसे ही किया तो अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा. ठीक है, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली करंट है, रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा. ठीक है, और उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अब हमारे पास
ईएमएफ के इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, अब ईएमएफ की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। सो ये डिफरेंस था हमारे पास आइडियल बैटरी में और जो रियल बैटरी है उसमें, कि हमारे पास एक में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं थी, एक में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ इसकी वजह से ये हुआ कि अब हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास जो लोड के साइड पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 10 वोल्ट के बजाय अब वो 8.33 वोल्ट आ जाएगा, जो कि एक प्रैक्टिकल या फिर एक रियल सिचुएशन है। ठीक है, और इसको एक्सेप्टेबल है कि हमारे पास कुछ ना कुछ इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास लोड साइड पे हमारे पास वोल्टेज जो है वो कम आ रही है। सो ये सारी डिटेल है इस चैप्टर की, ये ओवरव्यू था कि इस चैप्टर के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, फिर डिटेल में जब हम जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आई। ठीक है, ये बैटरी की अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके आने की वजह क्या है, क्यों ये रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस को ऐड करने से बाकी हमारे सर्किट में क्या क्या डिफरेंस पड़ रहा है, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये जो बैटरी है, जो वोल्टेज सोर्स है, इसका एक क्लोज़अप व्यू हम देखेंगे, जो कि क्लोज़अप व्यू अगर आप इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं इसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, अब ब्रेक डाउन का क्या मतलब है? ब्रेक डाउन का मतलब है कि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, कॉपर सल्फेट मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, कोई रटा नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी जब मैं प्रोवाइड करूँगा तो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आपके वो जो 9th 10th वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो दोबारा से आपके माइंड में रिवाइज हो रहे होंगे। तो जो टीचर्स ने आपको पढ़ाया था आपको 9th 10th में फर्स्ट ईयर में, वो सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे अब रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन का टाइम है। सो क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने क्या किया, एक सोल्यूशन को ब्रेक डाउन कर लिया। ठीक है, और ब्रेक डाउन करके हमने इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रोड्यूस करवाया। अब केमिकल चेंजेस आई। केमिकल चेंजेस का क्या मतलब है? अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, इसमें इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखें, सबसे पहले ऐसे होता है कि हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, उसमें हम एक कॉपर सल्फेट ये CuSO4 हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसको हम पुट करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, जैसे आप या इससे भी सिंपल आप एग्जांपल ले लें नमक की, NaCl। जब आप नमक को पानी के अंदर डाल के उसको हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि वो जितने भी उसके नमक के जितने भी ज़रात होते हैं वो सारे के सारे डिज़ोल्व होकर वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, वाटर के अंदर मतलब ब्रेक डाउन होने का मतलब यह है कि वो आपको नज़र नहीं आता नमक। ठीक है, मिक्सअप जैसे ही होता है, सोल्यूशन बनता है, तो आपके पास क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ब्रेक डाउन होने से क्या हुआ, एक हमारे पास Na जो है वो पॉजिटिव एटम जो है वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, एक Cl का जो है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। सो उससे क्या हुआ कि वो जब डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन था वो अब आयनाइज्ड हो गया। ठीक है, आयनाइज का मतलब ये है कि वो अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। अगर आप एक किसी एटम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल CuSO4 की बात करते हैं, अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, चार्ज ना होने का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अभी आयनाइजेशन नहीं हुई। आयनाइजेशन के लिए हमने क्या किया, हमने इसको पानी के अंदर डाला, इसको हीटअप किया। तो अब क्या हुआ, अब इसमें कॉपर और सल्फेट जो था वो अलग अलग हो गया। सल्फर ये जो SO4 जो एलिमेंट्स थे ये अलग अलग हो गए। तो इससे क्या हुआ कि ये ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब ये हमने इस सॉल्यूशन के अंदर, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, 2 कॉपर की मेटल प्लेट्स डाल दी। जब तक हमने ये मेटल प्लेट्स डाली, यहाँ पे केमिकल चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, केमिकल चेंजेस का मतलब ये है कि ये हमारे जो
आयंस हैं कॉपर का और सल्फेट का, ये मूव नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट एक ब्रेक डाउन हुआ अभी तक लेकिन मूवमेंट नहीं हुई। हमें करंट को जो है ना, करंट की जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो क्या थी कि हमारे पास जो चार्जेस होते हैं जब वो मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन वी कॉल इट करंट। ठीक है, करंट क्या था कि हमारे पास चार्जेस का फ्लो था, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट का जो फ्लो, जो चार्जेस का जो फ्लो था ना, उसको हमने कहा था वो हमारे पास क्या है, करंट है। अब केमिकल चेंजेस क्यों आएंगी? केमिकल चेंजेस तब आएंगी जब हम हमारे जो ये जो कॉपर और ये सल्फेट के जो आयंस हैं जब ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमें केमिकल चेंजेस लेके आनी है इस पूरे कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेटल के प्लेट्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे एक पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज सोर्स के साथ, बैटरी के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा, जो अभी जो हमने मेटल के जो प्लेट्स डाली हैं ना ये कॉपर की, इनको हम कह देते हैं कि ये हमारे क्या थे, इलेक्ट्रोड्स थे। अब जो इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, पॉजिटिव एनोड, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ है। और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव कैथोड है। अब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट जब हमने वाटर में डाला तो उसके बाद हमारे पास जो कॉपर था वो Cu++ मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब कि पॉजिटिव आयन उसका बन गया, और जो सल्फेट था उसका हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन गया। अब पॉजिटिव चार्ज हमारा जो आयन होगा कॉपर का वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दी नेगेटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रोड, और जो नेगेटिव SO4 होगा हमारा वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव साइड ऑफ दी इलेक्ट्रोड। सो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, जो आयंस हैं, ये मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो मूवमेंट क्या हुई, मूवमेंट एक्चुअली होगी तो हमने ये कह दिया कि ये जो प्रोसेस था ये हमारा, हमने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या किया, हमने जो हमारा जो सोल्यूशन था इसको हमने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके हमने यहाँ पे जो मूवमेंट थी वो हमने करवा दी और हमारे पास केमिकल चेंजेस यहाँ पे आ गई। सो ये सारा प्रोसेस जो है ये इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। सो आई नो कि आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये एनोड जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, कैथोड नेगेटिव हो रहा है, ये नेगेटिव को अटैक कर रहा है, पॉजिटिव को अटैक कर रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही हैं। सो आपने पैनिक नहीं होना, बल्कि आपने पैनिक का जो वर्ड है इसकी हेल्प से आपने अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करनी है। ठीक है, अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि बताएं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है एक, तो उसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, या जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप हमेशा कभी भी इसको नहीं भूलेंगे कि हमारे पास कौन सा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है। वो पैनिक ही है, जिसमें पैनिक का मतलब है कि पॉजिटिव इज़ एनोड, PA मीन्स पॉजिटिव इज़ एनोड, एंड NIC मतलब कि नेगेटिव इज़ कैथोड। सो पैनिक की हेल्प से आप अपने आप को पैनिक होने से बचा सकते हैं। सो ये थी एक टेक्निक, एक ट्रिक जो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। और इंशाल्लाह ये जो सफ़र है थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक खुशगवार सफ़र गुजरेगा आपके साथ। इंशाल्लाह आपने जो चीज़ें इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ी होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आश्कार होंगी कि आप जो है हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने स्कूल में, यूनिवर्सिटी में स्किप की हुई थी। सो इंशाल्लाह इस चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर्स के बाद 2 से 3 लेक्चर्स में थ्योरी मज़ीद ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाके इसके MCQs को डिस्कस करेंगे।